आइए आज बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कार्डियक और वास्कुलारिटी। कार्डियक मतलब हार्ट और वास्कुलारिटी के अंदर आता है ब्लड और ब्लड वेसल्स। कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियक और लोगस, ये दो शब्दों से बना होता है। कार्डियक का मतलब हार्ट और लोगस का मतलब स्टडी करना। कार्डियोलॉजी में हम नॉर्मल हार्ट और डिजीज हार्ट दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर का कुछ पर्पस देखते हैं। इस चैप्टर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स, हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कार्डियक साइकिल्स के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे जिससे हार्ट रेट इन्फ्लुएंस होता है या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन्फ्लुएंस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के बारे में। हार्ट एक पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। तो हम देखेंगे ब्लड वेसल्स में लगभग ये 60,000 माइल की दूरी या फिर 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तय होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा। और हम देखेंगे एक दिन में कितना बीट्स करता है, तो लगभग 1,00,000 बीट होता है हर एक डेज में, जो कि होगा 35 मिलियन बीट्स एक साल में। जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट लगभग 30 गुना ज्यादा वेट, अपने वेट का 30 गुना ज्यादा वेट को पंप करता है, जो होता है लगभग 5 लीटर या 5.3 क्वार्ट्स। ये क्वार्ट्स जो है ये अमेरिकन यूनिट्स हैं। हमारे इंडिया में लीटर का उपयोग ज्यादा किया जाता है। उतना ब्लड लंग्स को और उतना ही ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी को ये पंप करता है। हम बात करेंगे कि 14,000 लीटर पंप या 3600 गैलन हार्ट जो है ब्लड को एक दिन में पंप करता है। जब हम सो कर उठ जाते हैं या एक्टिव पोजीशन में होता है तो हार्ट बहुत ही विग्रसली रूप से पंप करता है। अब बात करते हैं लोकेशंस की, इसके साइज की, शेप की, मास का, और ये मुख्य रूप से कहाँ लोकेटेड होता है। शेप की बात करते हैं तो ये कौन शेप का स्ट्रक्चर होता है। साइज की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। जस्ट लाइक अ क्लोज फिस्ट। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, मतलब हम अपनी उंगलियों को बांध के मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी का साइज और अपने हृदय का साइज, जो हार्ट का साइज है, सेम होता है। मास में 250 ग्राम या 8 औंज होता है एडल्ट वोमेन्स में, और पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होगा, 300 ग्राम या 10 औंज होगा एडल्ट मेन में। और ये डायफ्राम में रेस्टिंग होता है और ये मुख्य रूप से मिडाई स्टेनम में तथा 1/3 जो है लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें एक अपेक्स पोर्शन भी होता है जो पॉइंटेड एंड ऑफ हार्ट कहा जाता है, और बेस जो कि ब्रॉड पोर्शंस होता है। एपेक्स पोर्शन एंटेरियर आगे की तरफ थोड़ा निकला हुआ, इन्फीरियर नीचे के साइड में और द लेफ्ट होता है, और बेस पोर्शन पोस्टीरियर थोड़ा पीछे की तरफ धसा हुआ, सुपेरियर ऊपर और राइट साइड में होता है। यहाँ हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले थोरेसिक कैविटी है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शंस को दिखाया गया है। इस ट्रांसवर्स सेक्शंस को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे हमने थोरेसिक कैविटी में काटा है तो ये हमें हार्ट का स्ट्रक्चर दिखा है। इसके दोनों साइड में हम देख सकते हैं लंग्स है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और ये हार्ट जो कि दो हड्डियों के बीच में, आगे की हड्डी स्टर्नम है जिसे हम छाती की हड्डी कहते हैं, ये बीच में होता है छाती के बीच में, और पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाया गया है क्योंकि हमने वही पोजीशन पे ही काटा है। तो रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डी में स्टर्नम, इन दोनों के बीच में होता है हार्ट। और अब देखेंगे इसके तरफ में कि आगे का पोर्शन एंटीरियर पोर्शन है और पीछे का पोर्शन जो है पोस्टीरियर पोर्शन है।
यहाँ पे एरोटा भी आपको दिखता होगा, इसोफेगस भी दिख रहा है, पल्मोनरी ट्रंक्स जो कि एक आर्टरी है वो भी दिखता है, पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट के चारों तरफ एक कार्डियक कैविटी है वो भी दिखता है, मसल्स भी कुछ दिखते हैं आपको, ये स्केलेटल मसल्स हैं, बाहर में है जो रिब्स में है। तो देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये मुख्य रूप से मेडाइस्टेनम में सिचुएटेड है। मेडाइस्टेनम जो है आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो मास टिश्यूज है उसे मेडाइस्टेनम कहते हैं, इसी में सिचुएटेड होता है हार्ट। और यदि आप थोड़ा सा देखें तो 1/3 पोर्शन थोड़ा सा इस फिगर में थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यदि हम बीच का पोर्शन कंसिडरेशन करें तो हार्ट थोड़े साइड में लेफ्ट में झुका हुआ दिखता है। ये पोर्शन जिसे कहेंगे एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये थोड़ा सा नोकीला पोर्शन है, ये नीचे साइड में है और थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ दिखेगा। जबकि हम बेस को देखें तो बेस यदि देखते हैं तो ऊपर का पोर्शन बेस है, ये ऊपर में होगा, थोड़ा धसा हुआ पोर्शन दिखेगा बेस, एपेक्स थोड़ा आगे की तरफ और बेस जो है थोड़ा धसा हुआ दिखेगा हार्ट का, ये हम देख सकते हैं। तो पीछे हम देखते हैं थोड़ा सा और इसको बेस में, बेस ब्रॉड पोर्शन है, डायरेक्टेड पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ थोड़ा धसा हुआ, सुपेरियर ऊपर की तरफ में और राइट साइड में है। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा ये राइट साइड में आपको बेस दिखेगा, यदि हम कंसीडर करें इस लाइन को तो थोड़ा राइट साइड में बेस है और एपेक्स क्या है, इस लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एपेक्स है। फिर हम और चीजें देखते हैं, फिर से साइज की हमने बात की थी, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर थिक मोटा है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर है। हम बात करें ब्रॉड पे तो बेस एरिया में इसकी जो वाइडनेस है वो 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर दिखा हुआ है इस तरह से बेस पे, 9 सेंटीमीटर तक ये चौड़ा दिखता है यहाँ पे। हालांकि आगे चलेंगे तो इसकी चौड़ाई कुछ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेस में ये लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर तक देखी जाएगी। इसकी मोटाई देखी जाती है तो यदि देखी जाए कि मोटा कितना होता है तो ये मोटाई देखी गई है इसकी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर तक ये मोटा हो सकता है। तो यहाँ हमने बात किया हार्ट के स्ट्रक्चर्स की, एपेक्स की, बेस की, साइज की, मास की और मेडाइस्टेनम जहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। अब देखेंगे ये मुख्य रूप से डायफ्राम के पे सिचुएटेड, ये नीचे देखिए डायफ्राम यहाँ दिखाया गया है नीचे में, इस डायफ्राम के ऊपर होता है आपका हार्ट, मेडाइस्टेनम में सिचुएटेड। अब बात करते हैं सरफेसेस की, कितने सारे सरफेस होते हैं हार्ट के, लेकिन मुख्य रूप से 4 सरफेस जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। पहला एंटीरियर सरफेस, दूसरा इंफीरियर सरफेस, तीसरा राइट बॉर्डर, चौथा लेफ्ट बॉर्डर। देखते हैं अब इनको। एंटीरियर सरफेस का मतलब हो गया डीप टू द स्टर्नम एंड रिब्स। आप देख सकते हैं यहाँ एंटीरियर पोर्शन है, तो आगे का जो बॉर्डर है यहाँ हम देख सकते हैं, इस बॉर्डर को कहेंगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर का जो भी बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर है। तो दो व्यू से यहाँ पर देखेंगे कि रिब्स दिखाए गए हैं और स्टर्नम, छाती की हड्डी जो बीच वाली होती है, रिब्स भी छाती की हड्डी मानी जाती है। तो स्टर्नम और रिब्स के साइड का जो बॉर्डर हो गया एंटीरियर बॉर्डर। अब बात करते हैं इंफीरियर, बिटवीन एपेक्स एंड राइट बॉर्डर एंड रेस्ट मोस्टली ऑन द डायफ्राम, बिटवीन एपेक्स एंड द राइट बॉर्डर। यहाँ हम देख सकते हैं बिटवीन एपेक्स एंड द राइट बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर दिखाया गया है नीचे साइड में, ये देख सकते हैं। यहाँ जो कटिंग दिखाई गई है ये इंफीरियर बॉर्डर्स को दिखाया गया। तो बिटवीन एपेक्स, ये एपेक्स हो गया
और यहाँ से यहाँ तक बताया गया है राइट सरफेस राइट बॉर्डर। इस बॉर्डर को जो सीधा दिख रहा है ये राइट बॉर्डर, यहाँ से जो तिरछाया है वो हो गया इन्फीरियर या नीचे का बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर बिटवीन द एपेक्स एंड द राइट बॉर्डर, इनके बीच का बॉर्डर को इन्फीरियर बॉर्डर कहा गया है या इन्फीरियर सरफेस कहा गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। राइट बॉर्डर राइट लंग्स की तरफ फेस होता है और एक्सटेंड फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस टू द बेस। तो यहाँ देखेंगे इन्फीरियर सरफेस लेके बेस तक ये सिचुएटेड है राइट सरफेस, जो कि राइट लंग्स की तरफ दिखता है। राइट बॉर्डर टुवर्ड द राइट लंग्स। अब देखेंगे लेफ्ट बॉर्डर, इस लेफ्ट सरफेस को देखेंगे तो लेफ्ट सरफेस लेफ्ट लंग्स के साइड में दिखता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी बॉर्डर भी कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर को। तो फेसेस द राइट लेफ्ट लंग्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। ये बेस से लेकर एपेक्स तक दिखता है पूरा बॉर्डर, ये कहा जाएगा लेफ्ट बॉर्डर, जिसे हम लोग पल्मोनरी बॉर्डर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सीपीआर की। सीपीआर जिसे कहा जाता है कार्डियोपल्मोनरी रेसस्टिटेशंस। तो कार्डियोपल्मोनरी रेसस्टिटेशंस या सीपीआर क्या होता है और इसकी कब जरूरत होती है? जब सडन हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है उस वक्त हमें सीपीआर अप्लाई करना पड़ता है। सीपीआर में हम कार्डियक को कंप्रेस करते हैं और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस भी देते हैं लंग्स को। तो आइए एक फोटो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दो फोटोज दिखाए गए हैं। एक फोटो में कंप्रेशंस और डीकम्प्रेशन दिखाया गया है और दूसरे फोटो में हमने कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन के साथ साथ एक वेंटिलेशन सिस्टम को भी दिखाया है। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल की जगह पर एक पंप वाला वेंटिलेशन इस्तेमाल किए हुए हैं। सीपीआर में हम कंप्रेशन मतलब हार्ट को दबाते हैं और लगभग 100 बार हम कंप्रेस करते हैं 1 मिनट में, काफी रैपिडली करते हैं क्योंकि हार्ट बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद होने की कगार पर होता है। तो हमें जरूरी है उसकी लाइफ को बचाना, तो कंप्रेशन करते हैं। यहाँ पर हम मैकेनिकल कंप्रेशन करते हैं, डायरेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन, जिससे कि इंट्राथोरेसिक कैविटी बढ़ेगा और ब्लड का सर्कुलेशन होगा आगे की तरफ। डीकम्प्रेशन भी जरूरी है ताकि चेस्ट रिकॉइल कंप्लीट हो हर एक कंप्रेशन के बाद और मैक्सिमम वैक्यूम थोरेसिक कैविटी में बन सके ताकि फोर्स करे ब्लड को, बैक फ्लो करे हार्ट को। ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन करते हैं ताकि ब्लड का फ्लो बना रहे और हार्ट जब तक स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम सीपीआर, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशंस भी कहते हैं, को दिया जाता है। तो सीपीआर के हम महत्व देखा हमने। अब बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरी का मतलब अराउंड्स और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। पेरिकार्डियम मतलब हार्ट के चारों तरफ का एक लेयर। यहाँ हम एक फोटो से समझते हैं पेरिकार्डियम को। एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें हार्ट सिचुएटेड होता है और यहाँ देखिएगा पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट सिचुएट होता है। तो यहाँ पे दो लेयर्स बनेंगे, एक लेयर जिसे कहेंगे पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ये लेयर, और एक अंदर में लेयर बनेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लेयर बनते हुए दिखता होगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से देखेंगे कि एक अंदर का लेयर बनता है। इस अंदर के लेयर को कहते हैं विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो यहाँ दो लेयर्स होते हैं जिसके अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है और ये होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में दो लेयर्स बनेंगे, पेराइटल लेयर और विसलर लेयर, जिसके बीच में कैविटी होगी और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है जो स्लिपरी फ्लूइड होता है, काफी स्लीपिंग पोजीशन होता है, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला फ्लूइड होता है जिसके कारण से हार्ट पे किसी तरीके का
दबाव ना हो, हार्ट अच्छे तरीके से पंप करे। तो पेरिकार्डियम अराउंड दिस वन। पेरिकार्डियम मुख्य रूप से दो लेयर का बना होता है, आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम और इनर जिसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। जब हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के फंक्शंस को, तो ये हार्ट के पोजीशन को बनाए रखता है मिडाई स्टेनम में, मिडाई स्टेनम में, ताकि वो हार्ट अपने जगह पर बना रहे, इधर उधर ना हो। और इसके साथ साथ हार्ट में जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो वो सफिशिएंट मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है पेरिकार्डियम। तो देखते हैं अब पेरिकार्डियम में सबसे पहले फिब्रस पेरिकार्डियम के बारे में और फिर देखेंगे सीरस पेरिकार्डियम के बारे में। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा फोटो हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पेरिकार्डियम एक बाहर की लेयर है और पेरिकार्डियम में फिब्रस पेरिकार्डियम ये बाहर की लेयर को दिखाया गया है। अंदर में देखेंगे यहाँ पे तो दो तरह का लेयर्स है, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा है, पिछले फिगर्स में बीच में एक कैविटी दिखती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, हमने जस्ट अभी पीछे वाले फिगर्स में देखा है। अंदर का जो लेयर हो गया वो हो गया विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसके बाहर का लेयर्स को जिसे हम कहते हैं पेराइटस लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम्स। तो अब देखते हैं पेरिकार्डियम्स के ये दो लेयर्स को, बाहर का लेयर फिब्रस पेरिकार्डियम और अंदर के दो लेयर्स जिसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। तो अब बात करते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम पर। फिब्रस पेरिकार्डियम एक टफ, इनइलास्टिक और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ही टफली दिखेगा, इलास्टिसिटी इसमें बहुत कम दिखेगी, ये एक बैग की तरह दिखेगा और ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर में लोकेट होता है। फिब्रस पेरिकार्डियम ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को ज्यादा ओवर स्ट्रेच होने से रोकता है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, क्योंकि हार्ट पे कोई बाहरी चीज का अटैक ना हो, तो टफली लेयर है फिब्रस पेरिकार्डियम और मीडियास्टेनम में एंगरिंग करके रखता है। तो हम देख सकते हैं इस फिगर में फिब्रस पेरिकार्डियम का ये लेयर काफी टफ है। सबसे बाहर का लेयर यहाँ पे भी देख सकते हैं, पेरिकार्डियम में सबसे पहले फिब्रस का टफ लेयर है, तो इसको पेनिट्रेट जल्दी नहीं कर पाएंगे आप। और ये प्रोटेक्ट भी करता है ओवर स्ट्रेचिंग, हार्ट को ज्यादा ओवर स्ट्रेच होने से रोकता है। अब बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम के। ये बहुत ही थिनर लेयर है, मोर डेलिकेट, थोड़ा नाजुक है और ये दो लेयर्स का बना होता है। पहला लेयर होता है विस्लर लेयर जो कि इनर लेयर है, जो हार्ट से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, एडहर्ट्स होता है। इसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। एपी का मतलब हार्ट के जस्ट बाहर का लेयर, चारों तरफ का लेयर, तो विस्लर लेयर को ही एपिकार्डियम का लेयर भी कहते हैं। और दूसरा हो गया पेराइटल्स लेयर जो कि फिब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ा होता है और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। इसमें कुछ फ्यू मिलीलीटर्स ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड एक थिन और सीरस फ्लूइड है, विसरल और पेराइटल लेयर्स के बीच में स्लिपरी सिक्रीशन है जो कि पेरिकार्डियल सेल्स के थ्रू ही सिक्रीट होता है और इसका काम है दोनों मेम्ब्रेन के बीच के फ्रिक्शंस को, घर्षण को कम करना। तो अब देखते हैं इस दोनों लेयर्स को। यहाँ बीच में हम देख सकते हैं एक छोटी सी कैविटी जिसे हमने कहा है पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और इसके दोनों साइड में, एक साइड में विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम का और इस कैविटी के इस साइड में, बाहर के साइड में है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम दो हो गया, बाहर का लेयर पेराइटल्स और अंदर में विसरल्स लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जिसे हम एपिकार्डियम्स भी कहते हैं। दोनों के बीच में एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियल कैविटीज में होता है, थिन है, स्लिपरी है और पेरिकार्डियल सेल्स के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है, हार्ट को फ्रिक्शन से रोकता है। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो डिजीज से रिलेटेड है। पेरिकार्डिटाइटिस, पेरिकार्डिटाइटिस का मतलब होगा पेरिकार्डियम्स लेयर में इन्फ्लामेशन होना। इसका कारण है मुख्य रूप से तो पेरिकार्डियम फ्लूइड जो इस कैविटी में होता है उनका प्रोडक्शंस कम हो जाता है।
और पेनफुलिंग रबिंग होती है। तो हम देखेंगे दोनों के बीच में, जब दोनों के बीच में रबिंग होगा, रगड़ होता है, तो काफी पेनफुलिंग होगा, बहुत सारा दर्द फील होगा यदि ये इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का प्रोडक्शन कम हो जाए। हाँ, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ये भी देखा गया है कि इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उस कारण से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम फ्लूइड का प्रोडक्शन भी कभी कभी देखा जाता है ज्यादा। अब बात करते हैं कार्डियक टेम्पोनेड की। कार्डियक टेम्पोनेड में पेरिकार्डियम स्ट्रेच नहीं कर सकता है, हार्ट कंप्रेस होता है। कारण देखेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेड में पेरिकार्डियल फ्लूइड बनने लगता है काफी ज्यादा और ब्लीडिंग भी होने लगती है पेरिकार्डियम में। तो अब देखेंगे पेरिकार्डियम में यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी तो हार्ट थोड़ा स्ट्रेच होगा अंदर की तरफ, इस पे काफी भार पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्पेस लेगा तो हार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो पेरिकार्डियम कैन नॉट स्ट्रेच होता है, हार्ट कंप्रेस होगा, अंदर की तरफ थोड़ा सा कंप्रेस होगा, ये हार्ट कंप्रेस होता है और पेरिकार्डियम स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। इस कारण से हार्ट काम करना बंद कर देगा और उसकी मौत भी हो सकती है। तो कार्डियक टेम्पोनेड में पेरिकार्डियम फ्लूइड का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और ब्लीडिंग भी होती है, जिस कारण से हार्ट को ये कंप्रेस करेगा, थोड़ा सा कंप्रेस करेगा चारों तरफ से, हार्ट को चारों तरफ से करेगा और पेरिकार्डियम स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो ये कार्डियक टेम्पोनेड लाइफ थ्रेटनिंग है, हार्ट बीट्स को रोक सकता है। लेयर्स ऑफ हार्ट वाल पढ़ते हैं, कौन कौन से हार्ट वाल के लेयर होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम वही है जो अभी अभी पढ़ा कि एपिकार्डियम कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम है ये, इसे ही एपिकार्डियम कहा जाता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का, इसके साथ साथ ये सीरस पेरिकार्डियम का भी लेयर माना जाता है। तो आउटर मोस्ट लेयर हार्ट का मान सकते हैं, एपी का मतलब बाहर का और कार्डियम का मतलब हार्ट, तो हार्ट के बाहर का लेयर। इसके साथ साथ विस्लर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम है एपिकार्डियम, थिन ट्रांसपेरेंट होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन वॉल है एपिकार्डियम, हमने इसके बारे में अभी भी पढ़ा। कंपोजिशन देखेंगे एपिकार्डियम में, ये मेसोथिलियम का बना होता है, डेलिकेट है, कनेक्टिव टिश्यू है और स्मूथली स्लिपरी टेक्सचर होता है, काफी स्मूथ होता है और स्लिपी होता है। आप छुओगे हाथ से तो स्लिपी स्लिपी चिपचिपा सा दिखेगा, स्लिप करेगा आपका हाथ, मेसोथिलियम का बना होता है। इसके बात करते हैं दूसरे लेयर्स की, इसकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर, ये देख सकते हो मायोकार्डियम मिडल लेयर है, जिसे हम कार्डियक हार्ट भी कहते हैं, जो मुख्य लेयर होता है। और एक अंदर का लेयर होता है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम इनर लेयर। चलिए पढ़ते हैं मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम मसल्स से बना होता है, मायो का वर्ड होता है मसल्स, ये बीच का लेयर है, पंप करता है हार्ट को, इनवॉलंटरी लेयर होता है और बना होता है कार्डियक मसल्स का, जो कि स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल्स है। इसमें भी स्ट्रेटेड है लेकिन इनवॉलंटरी है, जैसा कि बाकी मसल्स दिखते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, वॉलंटरी होता है। कंपोजिशन देखेंगे मायोकार्डियम्स का, तो ये कार्डियक मसल टिश्यू का बना होता है, मतलब कार्डियक मसल्स ही है। इंडोकार्डियम अंदर का लेयर, तो हम देख सकते हैं इंडोकार्डियम्स, ये अंदर की लेयर्स को, सबसे अंदर में इंडोकार्डियम्स को इंडिकेट किया गया है। इंडोकार्डियम स्मूथ लाइनिंग है, ये चेंबर को, हार्ट को, वाल्व्स को, सबको कवर करता है। ये कंटिन्यूअस इंडोलाइनिंग है और ये लार्ज ब्लड वेसल्स भी इसमें अटैच होते हैं, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स। इंडोकार्डियम्स किसका बना होता है, ये थिन लेयर है इंडोथेलियम का और ओवरलाइनिंग करता है थिन लेयर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हम पढ़ते हैं हार्ट के लेयर्स का। अब हम आगे पढ़ेंगे चैम्बर ऑफ हार्ट, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा विश्राम लेते हैं।